नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले खबर चमोली के बाराहोती से, जहां पर कहा यह जा रहा है कि इस इलाके में चीनी सेना की घुसपैठ की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऐसा कोई इनपुट नहीं है। सीएम धामी के पास गृह मंत्रालय भी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने 30 अगस्त को बाराहोती इलाके में प्रवेश किया था। पहले भी पीएलए भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर चुका है और ऐसे में अब ये खबर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इस तरह के कोई भी इनपुट्स उन्हें नहीं मिले हैं, इस तरह की कोई सूचना नहीं है। सीएम धामी के पास गृह मंत्रालय भी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने 30 अगस्त को बाराहोती इलाके में प्रवेश किया था। पहले भी पीएलए भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर चुकी है और एक बार फिर से इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक। अभी देखिए, इस प्रकार की कोई बात यहाँ पर नहीं आई है। कैसी बात आएगी तो बताएंगे। अभी देखिए, इस प्रकार की कोई बात यहाँ पर नहीं आई है। कैसी बात आएगी तो बताएंगे। और अब बात चार धाम से जुड़ी खबरों की करते हैं। तो प्रदेश में चार धाम यात्रा चल रही है और लोग दर्शनों के लिए यहां पर पहुंच भी रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहित लामबंद होने लगे हैं। पुरोहितों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है और सीएम धामी के आश्वासन के बाद टला आंदोलन फिर से अब शुरू हो गया है। पुरोहितों के ने कहा कि सीएम ने आश्वासन दिया था कि फिलहाल बोर्ड को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अब भी यात्रा को देवस्थानम बोर्ड ही ऑपरेट कर रहा है। वहीं बोर्ड के खिलाफ हो रही कांग्रेस भी इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है और कांग्रेस का कहना है कि बोर्ड एक्ट के जरिए बना है और इसको सिर्फ विधानसभा ही वापस ले सकती है। वहीं धार्मिक मामलों के मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अभी अगर बोर्ड भंग हो गया तो कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाएगी और बोर्ड को भंग करने की बात किसी ने नहीं। और ये लगातार जो है अपने को तो पुनर्स्थापित करते जा रहे हैं, पक्का करते जा रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को, और हमारे बारे में एक कदम ये आगे नहीं बढ़े। तब जाके हमने 22 तारीख को एक मीटिंग करी ऋषिकेश के अंदर, कृष्णकांत कोटियाल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में, और वहाँ ये तय हुआ कि अब हम इनकी बातों पे आने वाले नहीं हैं। सरकार गुमराह कर रही है। जब एक एक्ट लागू है तो वो गवर्न किस, वो मंदिर और उस मंदिर का प्रशासन किस एक्ट से गवर्न हो रहा है? जो लागू है उसी से तो हो रहा है। ये पुरोहितों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, सवाल यह है कि जो पैसे का खर्चा है वो तो देवस्थानम बोर्ड से ही विड्रॉ हो रहा है ना, जो भी, क्योंकि मंदिर में तो कोई रेवेन्यू आए नहीं है, तो जो भी तनख्वाह बट रही हैं वो देवस्थानम बोर्ड से तो बटेगी। अगर भंग कर देंगे तो तनख्वाह कैसे बांट पाएंगे? और चारधाम यात्रा को लेकर शासन के निर्देशों के बाद अब पुलिस ने भी इस पर योजना बनानी शुरू कर दी है। डीआईजी गढ़वाल और नीरू गर्ग ने रेंज के कप्तानों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिए कि जिससे व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले और बाहर से आ रहे यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री न पहुंचे, जिसके लिए हरिद्वार ऋषिकेश में ही पुलिस उचित व्यवस्था करे। और समहाउ लोग चारधाम के आसपास पहुंच जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कुछ लोग चेक पोस्ट वगैरह पर। तो यही निर्देशित किया, बेसिकली टिहरी और पौड़ी को निर्देशित किया गया है कि अपने चेक पोस्ट और बढ़ाने की अगर आवश्यकता उन्हें लग रही है तो इसमें मेटिकुलस एक होमवर्क कर लें और यदि बढ़ाने की ज़रूरत है तो बढ़ा लें। और चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड का ई पास जरूरी है, इसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है, जिससे किसी यात्री को बेवजह असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन बावजूद इसके अभी भी बड़ी संख्या में बिना ई पास के ही तीर्थयात्री रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं, जिन्हें हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर श्रीनगर तक किसी बैरियर पर नहीं रोका जा रहा। लेकिन रुद्रप्रयाग पहुंचते ही ऐसे तीर्थयात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में बिना ई पास की यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों को बेवजह असुविधा झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने, जब हम हरिद्वार पहुंचे तो बस वालों ने कहा कि वहाँ पे ई पास बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आके हमारे को पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस चौकी पे कह रहे हैं कि वहाँ पे आगे आपको नहीं जाने देंगे। हम श्रीनगर आए, श्रीनगर के पास में जो चेक पोस्ट थी वहाँ पे भी हमने बताया ई पास और केदारनाथ का बताया, तो उन्होंने बोला आप जा सकते हो। अब जब यहाँ पे रुद्रप्रयाग हम आए हैं, रुद्रप्रयाग में यही पास हमने बताया तो बोले नहीं, ये गलत है, आपको यात्रा वाला ई पास चाहिएगा। कल कुछ बसेस अपना गंतव्य चोपता बताते हुए यहाँ पे आ गए और जब फिर वो चोपता ना जाते हुए केदारनाथ जी जाने लगे तो थोड़ा सा उन्होंने प्रॉब्लम भी क्रिएट किया, उनको समझाया भी गया। तो
तो इस प्रकार के यात्री लोग भी इस प्रकार की असुविधा क्रिएट कर रहे हैं कि जानकारी होते हुए भी वो इस प्रकार का एक संशय की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। और चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सीमित संख्या मुसीबत का सबब बन गई है। देश के विभिन्न प्रदेशों से आने वाले यात्री बिना रजिस्ट्रेशन और सीमित संख्या में आदेश के चलते वापस भेजे जा रहे हैं, जिससे तीर्थ पुरोहित सहित यात्रियों में नाराजगी है और सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की बंदिशें यहां से हटाई जाए। पूरा देश का यात्री परेशान है। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमाम उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं और यात्री चाहता है कि हम अपने तीर्थों में यात्रा करें, अच्छा सा एक माहौल में अपने घरों से निकलें, अच्छे माहौल में घर वापस आएं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। ई पास की सिस्टम किए है, उससे सामान्य लोगों की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि सब मोबाइल की जानकारी सबको नहीं है और आधार कार्ड का जो अपलोड करना है वो बहुत अत्यंत कठिनतम है। तो ये सुविधा अत्यंत सुलभ हो, ऐसी कुछ व्यवस्था शासन करे। और देहरादून में मेगा स्वरोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और कैंप में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। सीएम के साथ उद्योग मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान अलग अलग संस्थाओं को चेक सौंपा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इंडस्ट्री के लिए आसान पॉलिसी बनाएगी, जिससे रोजगार पैदा हो सके। वहीं स्वरोजगार करने वालों के लिए प्रोसेस को आसान किया जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा लोग ले सके। ऐसी बहनें जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपने रोजगार को स्वरोजगार के माध्यम से पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं, तो इस प्रकार के मेलों से निश्चित रूप से उन सभी को लाभ मिलेगा। और हमने कहा है कि इस पर सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए और जो लोग अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं उन सभी को ज़्यादा न भटकना पड़े और ज़्यादा काउंटरों पर न जाना पड़े, उसके लिए आगे और अच्छी व्यवस्था हो, उस ओर विशेष रूप से हम लोग ध्यान देंगे, जिससे कि लोग जो अपना ऋण लेना चाहते हैं, ऋण लेकर रोजगार करना चाहते हैं, उन सभी को जो उनका लक्ष्य है वो पूरी तरह से मिले। और नैनीताल के आसपास पिछले कुछ सालों में बाहरी लोग इस कदर बसने लगे कि रोजगार को लेकर जमीन तक पर इनका कब्जा होने लगा। पर खास बात यह है कि पुलिस से लेकर जिला प्रशासन तक इस पर मौन है। नैनीताल शहर में जमीनों पर अवैध कब्जा हो रहा है। जी हां, खुफिया एजेंसियों ने कुछ ऐसा ही आगाह किया है। नैनीताल में अवैध कारोबार शुरू कर यहां रामपुर, मुरादाबाद, बंगाल, स्वाद, दड़ियाल, बिजनौर, सहारनपुर के लोग शहर की जमीन पर अवैध कब्जा भी कर रहे हैं। टैक्सी, घोड़ा, नाव, टूरिस्ट गाइड पर बाहर से आए विशेष समुदाय के लोगों ने अपना एकाधिकार बना लिया है और स्थानीय लोगों को काम भी करने नहीं दे रहे। एक विशेष संप्रदाय के लोग बसने लगे हैं, तो उससे क्या है कि हमारी जो संस्कृति है वो तो डैमेज होगी ही होगी और जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी अध्यात्म है, वो भी खत्म होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ था, वैसा ही उत्तराखंड का ना हो जाए। दरअसल बाहरी लोग रेहड़ी पटरी लगाने के नाम पर दाखिल हो रहे हैं, जिसके बाद शहर के कृष्णापुर, बारापत्थर, हरिनगर, सूखाताल, CRST स्कूल के पीछे वाले इलाकों में अवैध मकान भी रातों रात खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ नैनीताल शहर ही नहीं, बल्कि खुरपाताल, पंगूट, रामगढ़, मुक्तेश्वर की जमीनों पर भी इन लोगों की नजरें हैं। बिना पुलिस सत्यापन के नैनीताल शहर में बने इन लोगों के बसेरे से शहर में बड़ी वारदात का भी खतरा है। हालांकि इस संकट पर प्रशासन की नजरें कम है। हम लोग इसमें एक वृहद तरीके से एक सत्यापन का अभियान चलाया जाना ज़रूरी है कि जो उनके आई कार्ड्स बने भी हैं उनको भी हम लोग सत्यापित करेंगे। अगर उसमें कोई मूल निवास लिखा गया है तो वहाँ के संबंधित थाने से भी उसके बारे में जानकारी करके एक प्रॉपर सत्यापन उसमें किया जाए कि जो इनके आई कार्ड्स बने हैं वो सही बने या नहीं बने। अगर किसी ने आई कार्ड्स फॉर्ज किए हैं तो फिर IPC की सख्त से सख्त धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहरहाल नैनीताल में पिछले कुछ सालों से बाहरी लोगों का दखल ही नहीं बल्कि क्राइम भी बढ़ा है। ऐसे में अब ये पहाड़ के लोगों के लिए चुनौती बनने लगे हैं। अगर अब भी नहीं रोका गया तो भविष्य का संकट और बड़ा होने जा रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने वीडियो सीरीज शुरू की, जिसमें वो अपने बचपन से लेकर राजनीतिक जीवन के अनुभव को साझा कर रहे हैं।
राज्य में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। ऐसे में इस वीडियो सीरीज को वोटर्स के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। ताजा वीडियो में पूर्व सीएम अपनी मां के संघर्षों को बता रही हैं, जब हरीश रावत के पिता की मौत हो गई थी। कि जिसका एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो। तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। और उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी अभी बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कई नेता ज्वाइन करेंगे बीजेपी। 3 से 4 कांग्रेसी नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 3 बजे यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी रहेंगे मौजूद। तो जिस तरह से बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि कांग्रेस से बहुत नेता बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बता दें। बताया यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 से 4 कांग्रेसी नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम है 3 बजे रखा गया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल होंगे। अब वो कौन से नाम है, ये अब तक खुलकर साफ नहीं हो पाया है। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पांखुरों में 106 हेक्टेयर में बन रही टाइगर सफारी विवादों में आ गई है। आरोप है कि कॉर्बेट के इस बफर जोन में हजारों पेड़ों की कटाई की जा रही है। शिकायत पर एनटीसीए की टीम भी जांच के लिए पाखौरी पहुंच गई। दूसरी ओर वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि टाइगर सफारी के लिए सभी जरूरी परमिशन ली गई। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के चलते अड़ंगा लगा रहे हैं। कुछ लोग उत्तराखंड के इतने बड़े विरोधी हैं, क्योंकि वो माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब मोदी जी कॉर्बेट आए थे तो माननीय मोदी जी ने कॉर्बेट टाइगर सफारी की घोषणा की थी, और हमने उसको बहुत तेज़ी के साथ पूरी स्वीकृतियाँ हमको मिली हुई हैं। उस पर काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर कुछ लोगों को तकलीफ है इस बात को लेकर। और अल्मोड़ा बेस अस्पताल में इमरजेंसी सेवा शुरू हो गई। कोरोना के कारण पिछले 6 महीने से मरीजों को भर्ती करना और इमरजेंसी सेवाएं बंद थी। एक्सीडेंट के बाद मरीजों को हाई रेफर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन नहीं होने से भी मरीज काफी परेशान थे, लेकिन अब सेवाएं शुरू होने से पहाड़ के मरीजों को अब इसका फायदा मिलेगा। अब कोरोना की रफ्तार बिल्कुल कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई। तो बीच में हमने पिछले महीने से ओपीडी शुरू कर दी थी, और कल से हमने अपनी इमरजेंसी सेवाएं, इंडोर और ऑपरेशन की भी सुविधाएं शुरू कर दी हैं कल से। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन की गलतियों का खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि पौड़ी, टिहरी और श्रीनगर कैंपस में असाइनमेंट जमा करने के बाद भी मार्कशीट में स्टूडेंट को एब्सेंट दिखाया गया है। हालांकि छात्रों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी गलती मानी और उसे जल्द से जल्द ठीक करने की बात भी कही है। विश्वविद्यालय के भीतर सेशनल की परीक्षा होती है, उसमें ये कहा कि आप जो है अपना असाइनमेंट है या पेपर है आप ईमेल के थ्रू भेज दें। छात्रों ने समय पर 2020 के अंतर्गत जुलाई में वो असाइनमेंट भेजा। 1 साल से 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं खुला, जबकि वो 6th सेमेस्टर का रिजल्ट इसमें खुलने वाला है। लेकिन बाद में ये पता लगा कि नहीं, ये बच्चे जो है प्रेजेंट हैं और इन्होंने असाइनमेंट जमा किए थे, और इनके मार्क्स जो है वो अब हमारे पास कंट्रोलर के पास आ गए हैं। 2-3 दिन में फिर उनका रिजल्ट निकाल देंगे। और उधम सिंह नगर के नानक मत्ता से खबर है, जहां पर देर रात 4 साल के बच्चे को गुलदार ने निवाला बना लिया। बताया जा रहा है कि विडोरा मझोला इलाके में बच्चा अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी तेंदुए ने हमला किया और बच्चे को खेत की ओर लेकर चला गया। गांव वालों ने बच्चे की तलाश शुरू की है, जिसके बाद बच्चे का शव नदी के किनारे पड़ा मिला। पेशेंट आया गया था, 4 साल का बच्चा है। ये शेर ने इसे पकड़ा था और मृत अवस्था में इसे पुलिस के द्वारा लाया गया है। हम पुलिस को सूचना कर दी है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को। और खबर टिहरी से, जहां पर प्राइमरी स्कूल खुलने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा पेरेंट्स से शपथ पत्र लिया जा रहा है, जिसमें स्कूल में आने के बाद किसी तरह का कोई संक्रामक रोग या कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं होने की बात कही गई है। वहीं शपथ पत्र को लेकर पेरेंट्स परेशान हैं और स्कूल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप भी लगा रहे हैं।
पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, तभी इस तरह के फरमान जारी कर रहा है। वहीं मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कोविड की गाइडलाइन का पालन करने और ऐसे स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें जो शपथ पत्र की यदि किसी भी प्रकार की बच्चे को कोई भी बीमारी स्कूल के प्रशासन की लापरवाही की वजह से, चाहे ज़्यादा बच्चों के आने की वजह से अगर कोविड पॉजिटिव या संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि तीसरी लहर में WHO ने घोषणा की है कि तीसरी लहर बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशील होगी, बहुत ही हानि पहुंचाएगी। तो इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये एक तो SOP जो शासन ने जारी किया था वो सारे के सारे स्कूलों को, प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक स्कूलों तक ये जारी कर दिया गया है। और ये जो स्कूल अगर इस तरह की बात पेरेंट्स से करते हैं कि वो एफिडेविट देंगे और किसी संक्रमण की स्थिति में वो जिम्मेदार नहीं होगा, ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है और हम ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और 2016 में लोहाघाट विधानसभा के जिस दुर्गम भिंगराड़ा इंटर कॉलेज से हिमानी भट्ट ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा से टॉप किया था, उसी भिंगराड़ा स्कूल से कभी होनहार छात्रा प्रीति भट्ट जापान गई थी। लेकिन 380 से ज्यादा छात्र संख्या वाले इस भिंगराड़ा स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के लिए मुख्य विषयों की शिक्षा की नहीं। बिना प्रिंसिपल और 16 के मुकाबले 8 शिक्षकों के भरोसे चल रहे इस स्कूल में बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों ने DM और शिक्षा विभाग से शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी गेस्ट टीचर ना होने की बात कह रहे हैं। अभी इस टाइम में जो है 8 लोग कार्यरत हैं और 8 पद रिक्त है, लेकिन जो रिक्त पद है उनमें से भी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषय जो है उनमें जो है रिक्त पद है। और हमें लगता है कि वहाँ पर जो है हमारे बच्चों का भविष्य बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए अभी तक जहाँ हमारे पद रिक्त थे वहाँ हमने गेस्ट टीचर की भर्ती की है। इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ गेस्ट टीचर उपलब्ध नहीं है। जैसे कोई गेस्ट टीचर उपलब्ध होता है तो हम भिंगराड़ा इंटर कॉलेज में छात्र संख्या को देखते हुए वहाँ उसका अपॉइंटमेंट करेंगे, भेजेंगे। ताकि और कोटद्वार से खबर लेते हैं, जहां पर प्रदेश की सबसे छोटी नगर पालिका में शुमार दुगड्डा नगर पालिका ने खोह नदी को साफ रखने के लिए विशेष पहल शुरू की है। पालिका प्रशासन की ओर से नदी किनारे ग्रे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार किया गया है, जिससे गंदा पानी नदी में जाने से पहले फिल्टर किया जाए। दरअसल पेयजल और सिंचाई का प्रमुख स्रोत खोह नदी दुगड्डा से होकर गुजरती है। नदी का पानी गंदा ना हो, इसके लिए पालिका ने एक और नदी में गंदगी डालने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर रही है। साथ ही फिल्टरेशन प्लांट भी यहां पर लगाया जा रहा है। ग्रे वाटर प्लांट के लिए हमने अभी प्रयास किया है, क्योंकि इसमें अध्यक्ष जी हमारे यहाँ की काफ़ी एनर्जेटिक हैं, वो चाहती है काम करे, हमको भी अच्छा था काम करना उनके साथ में। तो एक प्रयास किया था हमने कि एक हम ऐसा प्लांट लगाएं जिससे भी जो ग्रे वाटर घर का है ये सारा ट्रीट हो गया, तब क्लियर होकर पानी नदी में जाए। तो हमने ये प्लांट की प्रयास भी किया है, वार्ड नंबर 4 में हमने लगा दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पौड़ी जिले की बात की जाए तो यहाँ के कोट ब्लॉक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जमला खाल की बेहद हालत खस्ता है। इसकी बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसकी छतों से पानी टपकता है, खिड़कियां टूट चुकी हैं, दरवाजे सड़ गए हैं, जिससे आप पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों का जीवन कभी भी खतरे में आ सकता है। वहीं विभागीय अधिकारी अब नए भवन का प्रस्ताव भेजने की बात कह रहे हैं। क्योंकि वो खिड़की भी ठीक नहीं है और डर लगा रहता है, क्योंकि ऊपर से पानी भी गिरता रहता है, तो बड़ी मुश्किल से हम पढ़ते हैं। पानी टपक रहा है, अभी मैंने दिखाया आपको, और बच्चे हमारे अंदर पढ़ रहे हैं। अभी गिर गया, कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार है? मंदरौल जी के टाइम पे विधायक निधि के द्वारा वो बनाया गया था और अद्यतन अभी तक वो हैंड ओवर भी नहीं हुआ है। अधिकांश में या तो पानी फर्श पे है या तो उनकी छतें टपक रही हैं। ये भवन नहीं है और तो इसका नया निर्माण किया जाना है, तो विभाग को भेजा जाएगा। और अगर आपको देश और दुनिया में मौजूद पाम के पेड़ों के दीदार करने हैं तो उत्तराखंड इसके लिए एकमात्र जगह है, क्योंकि यहां ऐसा पाम गार्डन तैयार है जहां पर आपको खूबसूरत पाम देखने को मिलेंगे। अगर आप देश भर में मौजूद इन खूबसूरत पाम के पेड़ों का दीदार करना चाहते हैं तो चले आइए उत्तराखंड के हल्द्वानी, जहां फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में तैयार है उत्तर भारत का पहला पाम गार्डन। एक ऐसा गार्डन जहां चंद कदम चलने के बाद एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा वैरायटी के पाम के पेड़ आपका मन मोह लेंगे।
देखिए, इसको हम लोग काफ़ी पिछले 3 साल से इस पे हम लोग काम कर रहे थे और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा पाम की प्रजातियों का एक कंजर्वेशन सेंटर है। आमतौर पर माना जाता है कि पाम समुद्री इलाकों में ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के हिमालयी राज्यों में भी पाम की कई यूनिक प्रजातियां मौजूद हैं, जो विश्व में सिर्फ और सिर्फ यही पाई जाती हैं। टकील पाम उन्हीं में से एक है। हमारे देश की इसमें करीब 60% प्रजातियां जो हमारे पाम की लगाई गई हैं इस पामेटम में, वो हमारे देश के विभिन्न राज्यों की प्रजातियां हैं और बाकी जो है कुछ बाहर की भी प्रजातियां हैं, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की हैं, मध्य अमेरिका की और उत्तरी अमेरिका की प्रजातियां हैं। हल्द्वानी फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर पाम की ही तरह पहले भी कई नायाब प्रयोग कर चुका है। इससे पहले फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देश का पहला मॉस गार्डन, फर्नरी, आर्किड गार्डन और सबसे ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन तैयार कर अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करा चुका है, जो अपने और अगर आप भी सिर्फ चारधाम यात्रा के समय ही उत्तराखंड आने का प्लान करते हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चीजें की हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।